देखिए, आज हम अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हम पढ़ रहे थे। हमने फीमेल के अंदर बस्टस साइकिल यानी मध्य चक्र के बारे में स्टडी की थी, कुत्ता बिल्ली के अंदर जो पाई जाती है। आज हम प्राइमेट्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है, हम बात करेंगे आज प्राइमेट्स की, जैसे मनुष्य। ठीक है, आज देखिए इनके अंदर जो पाई जाती है साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल, उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसे हिंदी में बोलते हैं रज चक्र। जितने भी प्राइमेट्स होते हैं, उन प्राइमेट्स के अंदर पूरे वर्ष, यानी ऐसे इसमें रिप्रोडक्टिव सीजन नहीं आता है, इनके अंदर पूरे वर्ष रिप्रोडक्शन करने की यानी कैपेसिटी यानी इनकी इच्छा हमेशा रहती है। यानी पूरे वर्ष इनमें मैथुन में सक्षम होते हैं, मैटिंग करने में सक्षम होते हैं। स्त्रियों में मध जो होता है वो स्पष्ट नहीं होता है। माधव द्वारा नर को यानी मैटिंग क्रिया के लिए, माधवों के द्वारा नर को मैटिंग क्रिया के लिए स्थिति लगभग पूरे वर्ष बनी रहती है। ठीक है ना, ऐसे कोई फिक्स टाइम नहीं है कि उस समय ही मैटिंग की क्रिया होगी। ठीक है, हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में ही करने जा रहे हैं। ठीक है, इसे हम ऋतुस्राव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव। यह ऋतुस्राव, ठीक है, मादा प्राणियों में होने वाली एक निश्चित समय अंतराल, एक निश्चित समय अंतराल होता है, निश्चित दिनों के बाद भी रिपीट होता है, जिसे हम रज चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस अवधि की विभिन्न परिस्थितियों में 21 से यानी 21 to 35 डेज की होती है। लेकिन सामान्य स्थिति में देखिए, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की 28 डेज की होती है। कितने डेज की होती है? 28 डेज की। ठीक है, और इसका प्रारंभ कब माना जाता है स्टार्टिंग में? कि जनन छिद्र के द्वारा जब फर्स्ट टाइम रक्तस्राव होता है, तो उसी समय से हम ऋतुस्राव स्टार्टिंग मानते हैं। ठीक है, जैसे ही यौवनावस्था आती है उस समय हम प्रथम रज चक्र को मानते हैं। ठीक है, मादा प्राणियों में लैंगिक विकास अर्थात यौवनावस्था की शुरुआत लगभग 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच में होती है। 10 से 14 वर्ष की जब आयु किसी भी फीमेल कैंडिडेट की हो जाती है तो उसमें प्यूबर्टी अवस्था आती है। तब ही प्रथम बार फर्स्ट टाइम, उसी समय फर्स्ट टाइम कौन सी ऋतुस्राव की स्थिति आती है, यानी जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, और यह क्रिया यानी यह क्रिया 40 से 50 वर्ष तक एक कंटिन्यूअस फॉर्म में आती है। यानी निश्चित अंतराल 28 दिन का जो अंतराल होता है उसमें 40 से 50 वर्ष तक आती रहती है, जब तक कोई भी महिला गर्भ का धारण नहीं करे। अगर्भधारित महिला में निश्चित, सामान्य स्वस्थ महिला में 28 दिन के अंतराल पर 40 से 50 वर्ष तक कंटिन्यू ऋतुस्राव आता है। ठीक है, अतः ऋतुस्राव ऋतु केवल अगर्भधारित मादा जो 10 से 50 वर्ष के मध्य में है, यानी मैंने आपको बताया 10 से 14 वर्ष के बीच के अंदर तो स्टार्ट होता है और 40 से 50 वर्ष तक चलता है। यानी 10 से 50 वर्ष तक अगर्भधारित महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज के अंतराल पर स्पष्ट रूप से चलती रहती है। अगर उस दरमियान के बीच में अगर कोई भी महिला गर्भ धारण कर लेती है तो उस महिला में यह ऋतुस्राव बंद हो जाता है 9 महीने के लिए। मनुष्य में 9 महीने के लिए यह रज चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। ठीक है, और यही क्रिया क्या कहलाती है? ऋतुस्राव कहलाती है। ये क्या कहलाती है? अन्यथा
गर्भ के, यानी देखो जैसे ये यूट्रस है, ठीक है, 28 डेज में हर महीने इसकी आंतरिक जो स्तर होता है जो बहुत अधिक ग्लैंडुलर वैस्कुलर, ठीक है, संवहनीय होता है, वो अगर गर्भ का धारण नहीं किया जाए तो एंजाइगोट यहाँ पर इम्प्लांट नहीं होगा, तो इसका जो आंतरिक स्तर होता है और फॉलिकल्स होते हैं और जो अंडे होते हैं वो क्या होते हैं, टूट टूट कर जनन छिद्र के द्वारा ब्लड के साथ में बाहर आ जाते हैं 28 डेज के बाद में, 1 to 5 डेज तक ऋतुस्राव स्टार्ट हो जाता है। अन्यथा अगर गर्भ धारण कर लिया जाए, अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाए और गर्भ का धारण कर लिया जाए तो उस स्थिति के अंदर इसमें प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है और इससे किसी भी प्रकार की ऋतुस्राव की स्थिति नहीं होगी जब तक गर्भ को धारण किए हुए रहते हैं, अर्थात इसकी श्लेष्मा नहीं टूटेगी। क्या नहीं टूटेगी? इसकी श्लेष्मा नहीं टूटेगी, अन्यथा क्या होगी, श्लेष्मा रक्त कोशिकाएं झिल्ली के विखंडित भाग टूटकर जनन छिद्र के द्वारा बॉडी से बाहर की तरफ निष्कासित कर दिए जाते हैं और यही क्रिया क्या कहलाती है, ऋतुस्राव की क्रिया कहलाती है। अब इसे देखिए कितने भागों में बांटा गया है ऋतुस्राव को स्टडीज, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो 28 डेज की एक स्वस्थ महिला में बताया गया है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। वैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल को कितने भागों में बांटा गया है, 3। एक तो था मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, इसे हिंदी में बोलते हैं रज प्रावस्था। इसे क्या बोलते हैं, रज प्रावस्था। इस स्थिति के अंदर गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है जो अधिक मोटी हुई है, इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हुई है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन के बदौलत, जिसमें आकर बच्चा इम्प्लांट होता है, वो जगह जो यूट्रस काफी श्लेष्मी हो जाता है, इसमें रक्त कोशिकाएं, रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें उत्तक द्रव्य श्लेष्मा रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है और ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सारे के सारे निश्चित अंतराल के पश्चात क्या होते हैं, स्राव क्रिया करते हैं और ये यहाँ से टूट टूट के ये यहाँ से पूरा यानी श्लेष्मी का पूरा टूट कर बाहर की तरफ निष्कासित होता है जनन छिद्र के द्वारा। किससे? जनन छिद्र के द्वारा बाहर की तरफ निष्कासित हो जाता है। ठीक है, देखिए इसके अंदर इसे पीरियोडिक डिस्चार्ज बोलते हैं, पीरियोडिक डिस्चार्ज। जिसके अंदर 4 से 5 यानी ये 4 से 5 दिन चलती है, 5 डेज। इस क्रिया के दौरान क्या होता है, पूर्व में गर्भाशय स्तर यानी ये स्टार्ट होता है उससे पहले गर्भाशय स्तर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स के प्रभाव से, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उसके प्रभाव से ये जो यूट्रस है ये क्या है, यूट्रस गर्भाशय, इसकी जो आंतरिक लेयर होती है उसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं और एंडोमेट्रियम जो होती है बहुत अधिक श्लेष्मी, ठीक है, और बहुत अधिक वैस्कुलर ग्लैंडुलर मोटी हो जाती है। ठीक है, और जब 28 डेज यानी जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसके 1 या 2 दिन पहले एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन यानी पूरी 20 देखो इस साइकिल के यानी इस फेज मेंस्ट्रुअल फेज के स्टार्ट होने से पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से इस गर्भाशय का जो स्तर होता है बहुत अधिक मोटा वैस्कुलर यानी थिक हो जाता है, वैस्कुलर हो जाता है, ग्लैंडुलर हो जाता है। ठीक है, इससे पहले
लेकिन क्या होता है, इसके स्टार्ट होने के 1-2 दिन पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा क्या हो जाती है, अचानक दोनों हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, और कम होने के कारण इस निषेचित अंडे के रोपण के लिए तैयार किया गया ये यूट्रस का आंतरिक स्तर टूटने लग जाता है। ये टूट जाता है, ये टूट कर गिरने लग जाता है। उसके साथ में ही ब्लड भी बहने लगता है, और ये ब्लड से ये भाग इस छिद्र के द्वारा बॉडी से बाहर की तरफ, जनन छिद्र के द्वारा बॉडी से बाहर की तरफ ब्लड के साथ में निष्कासित कर दिया जाता है। और ये कितने दिन चलता है, इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज 4 to 5 days, 4 से 5 दिन, लगभग 1 to 5 days, 1 to 5 days, 1 से 5 दिन के बीच में ये फर्स्ट डे से लेकर 5वें दिन तक ये क्रिया होती है, जिसे हम पीरियोडिक डिस्चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक डिस्चार्ज। ये प्रथम अवस्था है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ठीक है, अब हम दूसरी स्टेप करते हैं। ये जितना भी स्लेस में स्तर था वो निकल चुका है, जो ब्रैक यानी फॉलिकल्स होते हैं, यानी क्या नाम है, जो अगर ओवम फर्टिलाइज में हो तो उसके भी होते हैं, वो भी निकल जाते हैं बाहर। अब हम सेकेंड स्टेप पढ़ते हैं इसकी। सेकेंड स्टेप इसे बोलते हैं प्री ओवुलेशनरी फेज। ओवुलेशन से पहले इसे क्या बोलते हैं, पूर्व अंडोत्सर्ग क्रिया। इसे क्या बोलते हैं, पूर्व अंडोत्सर्ग क्रिया, यह अवस्था प्री ओवुलेशनरी, यानी अंडे का निष्कासन किया जाएगा, ओवुलेशन जो क्रिया होती है उससे पहले। और ये कब तक चलती है, हमने 1 to 5 days हो गया। अब 6 days, 6 to 13, छठे दिन से 13वें दिन तक, 13वें दिन तक ये क्रिया चलती है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्री ओवुलेशनरी फेज। ठीक है, ऋतुस्राव के बाद, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है, उसके बाद में छठे से 13वें दिन का यह समय होता है। ये पुटक की फोलिकुलर अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानता है, फोलिकुलर स्टेज। ठीक है, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं, इसे फोलिकुलर स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि इस अवस्था के अंदर FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH, ये दोनों ही पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन से सीक्रेट किए जाते हैं। वो आकर पुटकों की वृद्धि करके और एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं। ये क्या काम करते हैं, फॉलिकल्स में वृद्धि और एस्ट्रोजन सिक्रेशन में वृद्धि करते हैं। जब फॉलिकल्स बढ़ने के तब ही अंड जनन की क्रिया होगी, oogenesis की प्रोसेस होती है, ओवुलेशन होगा उसके बाद नहीं। ठीक है, इसके अलावा गर्भाशय के अंतः स्तर को रोपण हेतु रोपण के लिए पूर्व में क्या करता है, तैयारी के अंतिम चरण में अस्थायी रूप से कोशिकाएं विभाजित हो जाती है अंतः स्तर में नव, यानी ये क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों अब इस जो यूट्रस होता है, इस यूट्रस को वापस धीरे धीरे तैयार करेंगे। इसका जो अंतः स्तर होता है, इसको वापस क्रियात्मक स्तर में कन्वर्ट करेंगे, क्रियात्मक बनाएंगे, वैस्कुलर बनाएंगे, इसको ग्लैंडुलर बनाएंगे, संवहनीय बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स LH और FSH की मदद से इस पीरियड के अंदर ओवुलेशनरी फेज यानी
अंडाणु के निक्षेपण से पहले, यानी जैसे ओवुलेशन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है उससे पहले क्या होता है, इस यूट्रस में पहले से ही तैयारी करना स्टार्ट हो जाता है, तैयार होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे 2 एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो वो यहाँ पर इम्प्लांट हो सके। ठीक है, इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम 4 से 6 mm मोटाई का हो जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं प्री ओवुलेशनरी फेज। इसके अंदर कोई भी देखा जाए तो किसी भी प्रकार के ओवुलेशन की क्रिया नहीं होती है। ओवुलेशन से जस्ट पहले की जो क्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशनरी यानी प्री ओवुलेशनरी फेज। क्या बोलते हैं इसको, प्री ओवुलेशनरी फेज। देखिए इसी स्टेज में क्या होता है, अपने जो द्वितीय अंडकोशिका युक्त द्वितीयक फॉलिकल्स में से एक या अधिक ग्राफिन फॉलिकल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, देखो द्वितीयक अंडकोशिका युक्त जो सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं उनमें से एक या अधिक ग्राफिन फॉलिकल्स में बन जाते हैं। और ये ग्राफिन फॉलिकल्स प्रथम समसूत्री यानी सूत्री विभाजन के द्वारा, प्रथम सूत्री विभाजन के द्वारा क्या करते हैं, ओवुलेशन यानी प्रथम सूत्री विभाजन के द्वारा अगर देखा जाए तो विभाजन करके ओवुलेशन के लिए तत्पर रहता है। ठीक है, और इस अवस्था के दौरान हाइपोथैलेमस के प्रभाव से पहले एफएसएच की मात्रा अधिक, किंतु अंतिम दौर में एलएच हार्मोन, जो अंतिम स्टेज होती है उसमें एलएच हार्मोन की मात्रा अधिकतम होती है। ठीक है, और इसी प्रावस्था के दौरान यदि रज चक्र अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है तो सामान्यतया 14वें दिन, 14वां जो दिन होता है अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। कौन सा दिन होती है, 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। और इस क्रिया के लिए एलएच का अधिक मात्रा में होना आवश्यक होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उस समय अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, उसके बाद में आता है तीसरी स्टेप, उसे बोलते हैं पोस्ट ओवुलेशनरी फेज। पोस्ट ओवुलेशनरी फेज, पश्चिम अंडोत्सर्ग अवस्था। ग्राफिन फॉलिकल्स के फट जाने पर, ग्राफिन फॉलिकल्स के फट जाने तथा द्वितीय अंडकोशिका के अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन की क्रिया, अर्थात यह प्रावस्था 15वें से 18 यानी 28वें दिन तक चलती है। ये क्रिया कब चलती है, 15वें से 28वें दिन तक चलती है। 14वें दिन तो क्या होता है, ओवुलेशन। 6 से 13वें दिन तक क्या होता है, प्री ओवुलेशनरी फेज। 15वें से 28वें दिन तक क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट ओवुलेशनरी फेज, अंडोत्सर्ग पश्चिम प्रावस्था। ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो इस अवस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है। किसकी मात्रा बढ़ती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे इसमें कई प्रकार के बदलाव होते हैं। और वो बदलाव क्या क्या है देखिए, अगर इसमें क्या होता है, क्या चेंजेस होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जो ओवुलेशन के दौरान जो ओवम बना है, अगर उस समय फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पर 2 एंड जाइगोट आकर इम्प्लांट, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही ये ओवरी होती है, ओवुलेशन होने के बाद में यहाँ पर एन आएगा और इधर एन आकर स्पर्म आकर 2 एंड जाइगोट बना लेंगे। इधर से क्या होता है, जो ब्रेक फॉलिकल्स होते हैं, टूटे हुए फॉलिकल्स, वो क्या करते हैं,
कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम का। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन प्लस प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा इस एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर कर लेता है, पूर्ण रूप से प्रिपेयर कर लेता है। और अगर मान लीजिए गर्भ का धारण नहीं हुआ, यहाँ पर 2 एंड जाइगोट आकर इम्प्लांट नहीं हुआ, तो क्या होगा? उस स्थिति में जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो विघटित हो जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम